तैयार है विनर्स के वर्दीधारी, बिल्कुल। देखो उसमें YouTube वाले बच्चों का तो फायदा है ही, जो हम पूरा फ्री सेशन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा है तो वो आप लोग हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखो, ये जो बेसिकली है पूरा प्रैक्टिस सेशन है जो हम पूरा फ्री करने वाले हैं, और प्रैक्टिस सेशन से कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना। पेड कोर्स वालों को घबराने की जरूरत है कि अरे हमने कोर्स लेके गलत कर लिया। जैसे कुछ मैं बेवकूफ बच्चों के कमेंट देख रहा था जो आप के बैच में थे, सर हमसे तो आपने फीस ले ली और यहाँ पूरा फ्री में पढ़ा दिया। पेड कोर्स अलग चीज है, प्रैक्टिस सेशन अलग है ना? मतलब आप समझिए कि आपने 100 क्वेश्चंस क्लास में सीख लिए और आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रहा है उसमें, है ना? मान लीजिए हमने तो आपने पढ़ लिया, सारी चीजें तो आपने, ठीक है, ओके। बता देता हूं, जो मुझे पॉलिनोमियल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक ये आपका बचा हुआ है, नया बैच है उसी में, ये नहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा। 125 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। अच्छा, एक यहां भी लाइन है, एक लाइन यहां भी है, एक यहां से भी यहां आ रही है, ये भी एक है। ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है? ए एफ बी। ए एफ बी मतलब, अरे यार सॉरी, ये यहां से बनेगा ना ऐसा, ये आपका 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि बताइए ये वाला एंगल क्या होगा। चलो अब बताओ जरा इधर सब लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब बात करने वालों तुम लोग अब बात करते रहो, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। जब आसान भाषा में कहा है कि सब पढ़ाएंगे, इसका मतलब आप समझो क्या होता है, ठीक है? 80 को ये 80 को नीचे ले जाओगे, 30 को ये, ओके, 15 आंसर आ रहा है। 25 को जी डालूंगा जाओ, पूरा डालूंगा तो जाओ, नहीं ये वो 30 को 15 इसका एकदम सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 15 डिग्री, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, 80 ठीक है। ट्रायंगल बनना होगा, 80 त्रिभुज बनना, 80 तो जाओ मैं जाओ, 80 30 ये चलिए देखें, 25, तो आप समझना यहाँ पे हम क्या करेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये तीनों रेखाएं समानांतर हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस हैं आपकी। और ये वाला अगर 125 है, देखो ये एक तिर्यक रेखा है, तो अगर ये 125 है तो ये दोनों संपूरक कोण हो गए। ये 125 है तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा? तो 180 में से आपने अगर 125 घटाया तो ये कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल आपका 55 हो गया। और ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में इस तरीके से दो लाइन काट रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे, मतलब ये वाला 80 हो जाएगा। और अगर ये 30 है, ये 30 है, आप इसको मान लीजिए आगे बढ़ा लीजिए, तो ये वाला ये भी शीर्षाभिमुख हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो, ये आपका इस प्रकार का है। अगर ये 125 है तो ये इन दोनों का योग 180 होगा, तो अगर ये 125 है तो ये 55 हो गया। 80 के सामने वाला कोण 80 होगा, 30 के सामने वाला कोण 30 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से आप यहां तक जाइए, यहां से फिर आप यहां तक जाइए, और यहां से आप यहां तक जाइए। क्या आपको ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है? इस त्रिभुज का एक कोण ये है, एक कोण ये है, और ये तीसरा कोण आपको बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से आपको पता चल गया है कि एक कोण 80 है और दूसरा वाला कोण क्या है? 55 और 30 कितना होता है? 5 3 8 मतलब 85, है ना? तो 180 में से 8 और 8 16, 165 चला जाएगा। 165 चला जाएगा तो बचा हुआ जो कोण है, मतलब ये वाला कितने अंश का होगा? 15 का। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, 15 डिग्री। बताओ आया समझ में सभी को? बहुत ही आसान। ये संपूरक कोण हो गए। अगर ये 125 है तो ये जो भी होगा इनका योग 180 आएगा। 180 में से 125 गया, ये 55। ये 80 है तो ये 80, ये 30 है तो ये 30, तो ये कंप्लीट आपका बन गया 85, ये हो गया 30। तो त्रिभुज के तीसरा कोण आप निकाल सकते हो 180 में से घटाकर। नेक्स्ट,
करिए। समांतर है सी डी के भाई 40। ओके है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए जल्दी से। ये भी समांतर है सी डी के, ये भी है बीच की लाइन है, ये भी ये सी डी जे उल्टी जड़ बनाई क्या कुआ सचिन ओके, और भी मेथड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर 100 है, सही है। देखिए इधर, देखिए आपसे इसमें पहले तो यहां से और फिर एक इस प्रकार की लाइन जा रही है ना। आपसे कहा गया है कि ये वाला एंगल 40 है और ये वाला जो एंगल है यहां पे ये आपका बन रहा है 60। इन्होंने बोला है ए बी और सी डी पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और एक इस तरीके की लाइन काट रही है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा क्या ये वाले एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। थोड़ा सा सोचो, ये लाइन है और ये लाइन है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये और ये एक तिर्यक रेखा हो गई, तो अगर यहां पे 40 बन रहा है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी आपका 40 होगा, है ना। और फिर आप देखिए उन्होंने बोला है कि डीई और बीसी मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और एक ये तिर्यक रेखा है। अगर ये वाला कोण 100 का है तो क्या ये वाला कोण भी 100 का होगा। ये वाला कंप्लीट एंगल कितने का है, ये वाला कंप्लीट 100 का है, तो ये वाला एंगल भी एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, ये वाला सिर्फ एकांतर कोण से ही हल हो गया। बहुत शानदार, आया समझ में। अगर ये वाला 40 है तो ये 40 होगा, केवल ये बाहर वाला, क्योंकि एकांतर कोण लग रहा है ना। कभी भी अपने दिमाग में डायग्राम्स मत फिक्स करो, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तभी हम बना पाएंगे भाई, अगर ऐसा भी हो जाए जैसे यहां हुआ है ये है, तो अगर ये वाला कोण है तो ये वाला कोण बराबर होगा। तो हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है, डायग्राम को घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके देंगे, आपको उसी को पकड़ना है। ये 40 है तो ये 40 होगा। अब ये कंप्लीट 100 बन गया, ये एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा, ये भी 100 का बनेगा। आंसर आ गया आपका ये वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, स्कोर देखिए जल्दी। ये 70 को है भाई, 78 को है, कितने को है। हाँ एक्सटीरियर एंगल से भी हो जाएगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा जी 78 जालूंगा 78 को ये नीचे को है, ये भी समांतर है सीडी के, ये भी आ गया होगा, ये भी एकदम आसान है। 78 ऊपर आ जाओ, फिर पेंसिल ना करो डी ई एफ और जी 78 है तो जाते जाते घटाए थे सीधा, ऊपर 34 है, ऊपर 34 है तो जी 34 है, जाओ 78 34। देखो आपसे पूछा है डी एफ ई, डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ, डी ई एफ मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। और मजे की बात क्या है कि ये वाला एंगल आपको दिया है कि ये वाला 78 है और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 34 है, और उन्होंने बोला है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये वाला 34 है तो क्या ये वाला भी 34 होगा, है ना। सोचो जरा, ये कौन सा हो गया, संगत कोण हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं, जैसे ये है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, तो ये तो आपका संगत कोण हो गया ना, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये 34 है और आप जानते हो पूरा कितना होता है, पूरा 180 होता है। तो 180 में से 78 और 34, 8 और 4 12, 7 3 10 और 1 11, 112 गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 68 डिग्री 68। तो ये वाला एंगल आपका 68 आ जाएगा, ये आंसर है ये वाला, ठीक है। बहुत अच्छे, सीख गए मतलब तुम लोग, है ना। अब थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कर लोगे। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे, गुड। कोई अगर कल की क्लास अगर नहीं देखी है ना तो ऊपर से जाएगा, है ना। कल की क्लास अगर आप नहीं देखकर आए हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये मत लिखा करो समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, आपने कल की क्लास नहीं देखी है,
ठीक है, चलिए अब हम शुभारंभ करते हैं अपना अगला पॉइंट। मैंने आपसे कहा था कि हमें सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना था, तो रेखाएं कोण हो चुका है। अब हम त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसके बाद बहुभुज पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे मिक्स आते हैं, तो हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक या 5 दिन भी लग सकते हैं। हम केवल थ्योरी देखेंगे, फिर आपको उसको बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करके याद रखना है, और फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन सबकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो अब हम पूरा फोकस थ्योरी पे करेंगे और थ्योरी को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपका अब स्टार्ट हो रहा है ट्राइंगल। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है, और इस बार हमने क्या करा है, इस बार से हमने ज्योमेट्री का पैटर्न एकदम चेंज करा है। जो भी पॉइंट है वो आपको यहां लिखे मिलेंगे, मैं डायग्राम बनाकर उसको जिस भी तरीके से समझाना है आपको समझाऊंगा। पहले क्या होता था, मुझे पूरा लिखना पड़ता था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बहुत टाइम वेस्ट होता था। हमने इसको पूरा टाइप करवा लिया, और आपको नोट्स बनाने में भी आसान, टाइम भी बचेगा, और सीधा बस उस पॉइंट को समझाते जाओ तो लिखने का टाइम बच जाता है। ये अब हमने शुरू किया है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल जो बंद आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। बहुत आसान है, आप सभी को ये पॉइंट पता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है ना। त्रिभुज के तीनों जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो मान लीजिए इसको मैं θ1 नाम दे दूं, एंगल 1 नाम दे दूं, इसको एंगल 2 नाम दे दूं, इसको एंगल 3 नाम दे दूं, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। हाँ, ओके, बहुत अच्छे। बस तो मन लगा के अच्छे से इसी प्रकार पढ़ते रहो, बाकी टेंशन नहीं है कोई भी। ठीक है, ओके भाई, ओके। देखिए, त्रिभुज का वाय कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक बार बार काम आने वाला पॉइंट है, इसको सब लोग ध्यान से समझना। क्या मतलब है इसका, ठीक है। हम किसी भी एक तरफ किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दे, कोई भी भुजा को आगे बढ़ा दे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो एंगल बन रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, है ना। तो यहां जो एंगल एक्स बनेगा, इसको एंगल एक्स नाम दे देते हैं। अंदर बनने वाले कोणों के विपरीत, अंदर इसका जो कोण बनेगा वो ये बनेगा, है ना। इसके विपरीत कोण मतलब ये वाला, इसको एंगल ए नाम दे दो, और इसको आप एंगल बी नाम दे दो, है ना। तो ये जो x डिग्री होगा, एंगल x जो बनेगा, एंगल a और एंगल b के योग के बराबर होगा। ये यहां पे लिखा गया है। क्या बोला है, त्रिभुज का बाह्य कोण, बाहरी बनने वाला कोण अंतः अभिमुख कोणों के, अंतः अभिमुख अंदर बनने वाले कोण के विपरीत बनने वाले दोनों कोण के योग के बराबर होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, मान लीजिए ये वाला आपका 50 डिग्री है और ये वाला आपका 20 डिग्री है, तो ये वाला कोण पता है कितने का बनेगा, 70 का बनेगा। करके आप देख लेना, कारण बड़ा आसान है। अगर ये 50 से 20 है तो यहां जो कोण बनेगा ये आपका 180 में से 50 और 20 जाएगा, और जितना यहां बनेगा उतना ही ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर 50 और 20 है तो आप ये वाला कोण पता लगाओ, ये आएगा, एक त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, 180 में से कितना गया, 70 गया, तो बचा कितना, 110। तो ये वाला कोण आपका 110 होगा। अगर ये पूरा 180 होता है, ये 110 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 70। तो 180 में से पहले 70 घटाया, फिर आपने 180 में से 110 घटाया, तो फिर से वो कितना आ जाएगा, वो 70 ही आ जाएगा। तो 180 में से 70 घटाया 110, 180 में से 110 घटाया 70, तो पहले इनको घटाओगे फिर इसी को घटाओगे तो वापस आना तो वही है। तो ये जो बाहर कोण बनेगा ये इन दोनों के योग के हमेशा बराबर होगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, ये काफी अच्छी बात है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, कोई भी त्रिभुज हो हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे हम एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने इस भुजा को ए नाम दे दिया, इस भुजा को बी नाम दे दिया, इस भुजा को सी नाम दे दिया। सी यहां सबसे बड़ी भुजा अगर मानी जाए, है ना, या किसी भी 2 भुजा का योग, है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग अलग हो। त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा आप जोड़ोगे तो अगर आपने ए और बी को जोड़ा, ये हमेशा सी से बड़ा होगा। आपने ए और सी को जोड़ दिया, ये हमेशा बी से बड़ा होगा, और आपने बी और सी को जोड़ दिया, ये हमेशा ए से बड़ा होगा। तो किसी भी 2 भुजा का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये आपने पहले कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार अंतर जो है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। 2 भुजाओं का अंतर, जैसे आपने वापस से इसी डायग्राम को ले लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर 2 भुजाओं का आपस में अंतर लोगे, ये हमेशा तीसरी भुजा से छोटा ही होगा, है ना। 2 भुजाओं का अंतर जो है, ये मोड लगा है, मोड
दो या बी में से एक हटा दो, वो हमेशा सी से छोटा ही होगा। इसी प्रकार बी माइनस सी जो है वो हमेशा ए से छोटा होगा, सी माइनस ए जो है वो आपका बी से छोटा ही होगा। इन सब का यूज कैसे होता है, क्या करना होता है, ये सब हम आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे। जब प्रश्न आएंगे तब इन पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन सब का यूज कैसे होता है। अभी बढ़िया फुल स्क्रीन करो और एकदम कथा जैसे सुनते जाओ कि हाँ ये होता है। कम से कम आपको 2 बार रिवीजन करना है और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इन सब का यूज समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये हमने सब पढ़ा है। तो आपको अभी एकदम सुनते जाना है, बस कहानी कथा की तरह बस सुनते जाओ कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। याद रहे ना रहे टेंशन मत लो, 2 बार आप जब रिवीजन करोगे आपको आराम से याद होगा। क्योंकि जब हम लिखी हुई चीजें, देखी हुई चीजें जब बार बार याद करते हैं, यहां पूरा समझते हैं, तो अपने आप दिमाग में बैठता है ना। हम जितना भी सुनते हैं देखते हैं वो हमारे दिमाग में जाता है, लेकिन जब उसको बार बार देखते हैं तो फिर वो उठ जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है, तो वो अपने आप याद होने लगता है। इसलिए ये चीजों को आपको बस देखते रहना है। आगे बढ़ेंगे, एक इसका क्वेश्चन कंफर्म बहुत बार आता है। आपको किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 भुजाएं दे देंगे और आपसे कहा जाएगा बताइए ये कौन सा त्रिभुज है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी त्रिभुज हो, यहां पे सी अगेन सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, है ना। यहां अगर नहीं लिखा है तो हाँ लिखा हुआ है ना, इफ सी इज ग्रेटेस्ट साइड, कोई भी त्रिभुज हो, है ना। अगर हम सबसे बड़ी भुजा सी को कर दें, एक ए दे दें, एक बी दे दें, सी को अगर सबसे बड़ा मान ले, कोई भी भुजा बड़ी हो सकती है, एक भुजा जो सबसे बड़ी वाली उसको पकड़ लो सी को। और ये अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर से बड़ा है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है आगे हम देखेंगे। अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर है, तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी वाली भुजा के वर्ग से छोटा है, तो समझ जाइए ये आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अधिक कोण आप समझते होंगे, ये अधिक कोण त्रिभुज होता है, भी आगे मैं बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अगर बड़ा है तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर छोटा है तो ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। कई बार आपको ऑप्शंस में ये क्वेश्चंस दिखेंगे। हाँ देखो, प्रूफ में एक एक चीज आपको करके बता सकता हूं, ये कहां से बना, क्यों बना, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इन चीजों को प्रूफ करते करते जो मैथ्स फाउंडेशन बैच है उसमें ज्योमेट्री की थ्योरी 12 दिन पढ़ाई है, जहां मैंने एक एक पॉइंट प्रूफ कर करके बताया ऐसा क्यों होता होगा। और अगर 12-15 दिन में आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, इतना हम डिटेल में नहीं जा सकते, तो आपको बस पॉइंट्स याद रखना है, जहां जरूरी होगा मैं बताऊंगा। मैं एक एक चीज आपको बता सकता हूं। आपने भाई ये पढ़ा है, जैसे कोई पूछ रहा है सर बताओ ये कैसे होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है, मैं आपको चलो एक बार बता देता हूं, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि नहीं यार जो गुरुजी आपके सामने है, जो पढ़ा रहे हैं उनको ज्ञान है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं अपनी परीक्षा देने के लिए आपको बता देता हूं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है और आप हमेशा पढ़ते आए हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं। देखो, आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, है ना। ये आपने एक समानांतर लाइन खींच दी, ये समानांतर किसके है, इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समानांतर आप लाइन खींच दीजिए, है ना। तो आपने यहां पे इस लाइन के समानांतर ये वाली लाइन आपने खींच दी। आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, और ये वाला एंगल, या मैं XYZ नाम दे दूं, थोड़ा लिखने में आसान रहेगा, है ना। इसको X नाम दे देते हैं, इसको Y नाम दे देते हैं, इसको Z नाम दे देते हैं, है ना। मुझे बताओ कि ये एक समानांतर रेखा है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, अगर आपको थोड़ा समझ में ना आए तो इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। ये 2 समानांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है क्या, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर इस तरफ एंगल X बन रहा है, Y बन रहा है, तो इधर भी Y बनेगा, बोलिए हाँ, क्योंकि ये एकांतर कोण है। समझ में आ रही ना बात, ये एकांतर कोण है, ये अगर Y है तो ये भी आपका Y होगा। इसी प्रकार अगर इधर Z बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा, Z बनेगा। और आप मुझे बता दो कि X प्लस Y प्लस Z कितना होगा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना होगा, 180 ही होगा क्या। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये Y है तो ये Y होगा, ये Z है तो ये Z होगा, ये ऑलरेडी X है, तीनों का योग कितना होता है 180, इसलिए इन तीनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। इसलिए समझिए, अगर एक एक चीज हम ऐसे करेंगे ना टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के विपरीत भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के विपरीत भुजा सबसे छोटी होती है। जस्ट एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, चलो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं, है ना। देखो मेन क्या होता है, त्रिभुज के अंदर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जितना कोण बड़ा होगा उतनी उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। मान लीजिए कि यहां पे एक एंगल बन रहा है A, यहां पे एक एंगल बन रहा है B, यहां पे एक एंगल बन रहा है C, है ना। सपोज कर लेते हैं कि यहां पर आपका, या इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, समकोण त्रिभुज में आप आ जाओ,
समकोण त्रिभुज में ऐसा बना लेते हैं। आपको पता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है ना, उससे बड़ा फिर ये एंगल होगा, उससे बड़ा ये एंगल होगा। तो अगर जितना बड़ा कोण, यहां सबसे बड़ा कोण ये है तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। भाई आपने हमेशा पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा कर्ण बड़ा होता है। कर्ण क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये अकेला 90 अंश का होता है और इन दोनों का योग 90 होता है। तो जितना बड़ा कोण उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, मतलब यहां ये सबसे बड़ी भुजा होगी। मान लीजिए ये कोण सबसे छोटा है तो इस कोण के सामने की भुजा यहां पे सबसे छोटी होगी। तो अगर सबसे बड़ा कोण जो होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और जो कोण सबसे छोटा होगा उसके सामने की भुजा भी छोटी होगी। तो यहां कोण के सामने की रेखा, सामने की भुजा देखी जाती है, सामने की साइड देखी जाती है, उस पर डिसाइड होता है। जैसे आगे मैं आपको अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे हमने पढ़ा है कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण बनेगा और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बनेगा। तो आपको पता है ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये वाला दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो भुजा के आधार पे कोण निर्धारित होता है या कोण के आधार पे भुजा निर्धारित होती है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो दोनों बातें समझिए, दो समान भुजाएं हैं तो सामने के कोण समान होंगे, या दो कोण समान हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं हैं, सामने की जो साइड्स हैं, वो दोनों बराबर होंगी। तो कोण और भुजा के आधार पे सारी चीजें यहां पर चलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है? त्रिभुज में मोटा मोटा मैं आपको बता दूं जो हमें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है 4 केंद्र, है ना। 4 इसमें होते हैं सेंटर्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगा, आपने स्कूल में त्रिभुज में 4 केंद्र पढ़े होंगे। मैं नाम याद दिलाता हूं। पहला है केंद्रक। केंद्रक मतलब होता है, फिर माध्यिका पे आ रहा है, माध्यिका आपको बताते हैं क्या आएगा, पहले आप समझ लो। 4 केंद्र होते हैं। 4 में से पहला होता है केंद्रक, जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। दूसरा होता है अंतः केंद्र, इन सेंटर। तीसरा होता है परिकेंद्र, सरकम सेंटर, और चौथा होता है लंब केंद्र, मतलब ऑर्थो सेंटर। 4 केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है। चारों केंद्र अलग अलग तरीके से बनते हैं, उनकी अलग अलग प्रमेय होती है, अलग अलग थ्योरम्स होती है। तो पहले आप 4 केंद्र पढ़ोगे, जो सबसे बड़ा पार्ट है ज्योमेट्री में त्रिभुज के अंदर। उसके बाद आप 2 चीजें पढ़ेंगे, सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रुएंसी और समरूपता मतलब सिमिलैरिटी। ये पढ़ने के बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे, फिर आपका त्रिभुज खत्म होगा। तो ये 4-6 चीज, उसके बाद समरूपता और सर्वांग समता, ये हम पढ़ेंगे, तब जाके आपका त्रिभुज खत्म होगा, है ना। तो अब हमारे चारों केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला केंद्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केंद्रक, है ना। 4 केंद्र त्रिभुज के अंदर पाए जाते हैं, 4 सेंटर्स त्रिभुज के अंदर होते हैं। पहला होता है केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और केंद्रक को कौन बनाता है? केंद्रक को कौन बनाता है? माध्यिका बनाती है। तो पहले माध्यिका समझना पड़ेगा कि माध्यिका या मीडियन क्या होती है, फिर हम केंद्रक पे चलेंगे। लेकिन आप समझ लो कि पहला केंद्र शुरू हो चुका है, केंद्रक, और केंद्रक को कौन बनाता है? माध्यिका। सवाल उठता है कि माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के, इसको शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज का कोई भी शीर्ष ले लो, शीर्ष ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों शीर्ष हो गए। तो इसको हम कहते हैं शीर्ष, और शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से आप सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को हमेशा मिलाते हैं। वो रेखा जो किसी एक शीर्ष से, एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए, उसको बोलते हैं माध्यिका, है ना। और अगर मध्य बिंदु को मिलाएगी तो भुजा 2 बराबर भागों में बटेगी, और ये किसी भी त्रिभुज में एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बस इसी त्रिभुज में लगेगा। भाई मैंने एक ऐसा त्रिभुज ले लिया, है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री बनाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है 90 डिग्री बना दे, हो सकता है ना बनाए। तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। ये इस भुजा का केंद्र तो यहां आएगा ना, तो जब मैंने इसको यहां मिलाया तो ये भी माध्यिका है। ये हमेशा 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं माध्यिका जो है सम्मुख भुजा को, उसके जो सामने भुजा है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो क्या कहा मैंने? किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो 2 बराबर भागों में बांटेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम केंद्रक बोलते हैं। सॉरी, केंद्रक बोलते हैं, बोल रहा हूं, माध्यिका बोलते हैं। तो ये आपकी क्या है? ये भी आपकी माध्यिका है। माध्यिका मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। और ये भी क्या है? आपकी माध्यिका है, मीडियन है। हर त्रिभुज में हम इसको लगा सकते हैं। पढ़ा आपने? किसी भी शीर्ष सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका, और मध्य को मिलाओगे 2 भागों में बटना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही रहता है जो उनके आधार का अनुपात होता है। तो एक चीज आप समझिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का अनुपात होगा। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है।
बातें मत करो, पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। चलो, यहां पे आपको मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, सुनिएगा। ये हमने एक वर्टेक्स ले लिया, यहां से मैंने एक ये बना दिया और सपोज कर लीजिए एक ये बना दिया, है ना। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने कोई भी सिंपल लाइंस कीजिए, ये माध्यिका नहीं है, ये हमने एक नॉर्मल पॉइंट लिया, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो आपको यहाँ पे कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। हम इनका नाम भी दे देते हैं। बी से लेकर डी तक की जो लंबाई है इसको एक्स नाम दे दो, डी से लेकर ई तक की जो लंबाई है इसको वाई नाम दे दो, ई से लेकर सी तक की जो लंबाई है इसको जेड नाम दे दो, एक्स वाई जेड, है ना। इन तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो उनके आधार के अनुपात में होगा, ऐसा ही आपसे बोल रहे हैं क्या? इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनके आधार का अनुपात होगा। आप ले लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, फिर एरिया ऑफ लिखूंगा नहीं मैं, ए डी ई, ए त्रिभुज ए डी ई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बचा? ए ई सी, ए ई सी। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उन्हीं की भुजा के अनुपात में होगा, मतलब आधार के अनुपात में होगा, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ठीक है। मान लो आपको अगर समझ में नहीं आया, मान लीजिए ये 100 है, ये 200 है, एक उदाहरण दे रहा हूं, ये 300 है, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि 100 200 300 का अनुपात भी कितना बनेगा? 1 2 3 बनेगा। तो अगर क्षेत्रफल 1 2 3 में है तो आधार भी किस में होगा? 1 2 3 में ही होगा। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 100 200 300 हो सकता है, ये 10 20 30 हो सकता है, ये 200 400 600 हो सकता है, ये 10 20 30 हो सकता है। जब काट पीट के देखोगे तो उनका अनुपात समान बनेगा, ठीक है। उनका क्या बनेगा? अनुपात समान बनेगा। हम कितने भी त्रिभुज यहां बना सकते हैं, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका अनुपात समान होगा, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, क्या मतलब हुआ इसका? एक चीज फिर आप सुनिएगा, ये आपका एक ट्राइंगल है, आपने एक माध्यिका बनाई, कोई भी एक माध्यिका अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो माध्यिका हमेशा त्रिभुज को समद्विभाजित करती है, क्षेत्रफल को आधा आधा बांटती है। अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 500 है तो इधर भी आधा क्षेत्रफल बटेगा, इधर भी आधा क्षेत्रफल बटेगा। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, अगर एक माध्यिका खींचेंगे तो, और तीनों खींचेंगे तो 6 बराबर भाग बटेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि एक माध्यिका खींचोगे तो त्रिभुज 2 बराबर बराबर भागों में बटेगा, ठीक है। तीनों माध्यिकाएं अगर हम खींचते हैं, अब आता है आपका केंद्रक, है ना, माध्यिका आप समझ गए। अब यहां पे आता है आपका केंद्रक, कि केंद्रक का मतलब क्या है, ठीक है। तो समझना, मैंने यहां से एक माध्यिका खींची, यहां तक आ गई वो माध्यिका, M1 नाम दे दूं, इसको M2 नाम दे दूं और इसको M3 नाम दे दूं, है ना। M मतलब मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, है ना। M का मतलब क्या हो गया? M का मतलब हो गया आपका मीडियन, और मीडियन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को खींचा जाए तो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक मतलब क्या होता है? सेंट्रॉइड, और इसका चिन्ह होता है G, है ना। इसे गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, कभी कभी परीक्षा में गुरुत्व केंद्र भी लिखा जाता है। तो गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, सेंट्रॉइड, या इंग्लिश में उसका संकेत होगा G। क्या बोला मैंने? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वो केंद्र आपका कहलाता है गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, सेंट्रॉइड या G, कुछ भी आपका लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, ओके। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो, अब ये हमारी एक बात हो गई। अब अगर मैंने वापस से एक त्रिभुज लिया, ये हमने एक त्रिभुज लिया, और अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को मिला दिया जाए, ये यहां से यहां आ गई, ये इधर से इधर चली गई, और एक माध्यिका यहां से यहां चली गई, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वो केंद्रक होगी। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन अगर तीनों माध्यिकाएं मिला दें तो त्रिभुज 6 बराबर भागों में बटेगा। ये आप याद रखिएगा, हर भाग का क्षेत्रफल 1/6 होगा। मान लो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 है, तो हर टुकड़ा कितने क्षेत्रफल का होगा? सारे टुकड़े 6 बराबर भागों में बटेंगे, हर टुकड़ा 100 100 100 100 के क्षेत्रफल में वहां पर होने वाला है, ठीक है।
बताएंगे, एरिया कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, सब बताऊंगा मैं। ओके, समझ में आई इतनी बात? अब आगे देखिए, एक ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये एक आपका ट्राइंगल हो गया, आपने सब स्कूल में पढ़ा है, थोड़ा शायद आपको याद भी आ रहा होगा कि हाँ सर ये चीजें हमने स्कूल में भी पढ़ी थी। ये आपकी माध्यिका है, ये आपका केंद्र है ना, केंद्रक है, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, जी है ना। याद रखिएगा, माध्यिका का हमेशा एक अनुपात होता है, केंद्रक के ऊपर वाला हिस्सा हमेशा 2 होता है, केंद्रक के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है 1, तो माध्यिका हमेशा 2:1 में बटी हुई होती है। मान लीजिए इसकी पूरी लंबाई 30 है, तो केंद्रक के ऊपर 20 होगी और केंद्रक के नीचे कितनी होगी, 10 होगी, और ये तीनों माध्यिकाओं के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको एक और डायग्राम बताता हूं, देखो ध्यान से समझना है ना। ये मैंने एक माध्यिका बनाई, ये मैंने दूसरी माध्यिका बनाई, ये मैंने तीसरी माध्यिका बनाई, ये इनका केंद्रक हो गया। अब सुनिएगा, ये अगर 2 है तो ये 1 होगा, है ना, हम इसके ऊपर की बात कर रहे हैं इधर। इसी प्रकार अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, और अगर ये 2 है तो ये 1 होगा। ये पूरा खेल यहां पर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ओके, चलिए इसको पढ़िए। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग उसके परिमाप से छोटा होता है। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं। साथ ही साथ मैंने 1, 2 और 3 तीनों माध्यिकाएं भी बना दी, है ना। इसको हमने M1 नाम दे दिया, इसको M2 नाम दे दिया, और इसको M3 नाम दे दिया। ठीक है, M1, M2 और M3 तीनों नाम हमने यहां पर दे दिए। हाँ, तो क्या बोला मैंने, तीनों माध्यिकाओं का जो योग आएगा, तीनों माध्यिकाओं का जो योग आएगा उसके परिमाप से हमेशा छोटा होगा, या इसको मैं M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, ये हमेशा छोटा होगा किसके, A प्लस B प्लस C के, है ना। त्रिभुज की मान लीजिए तीनों माध्यिकाओं का योग 50 है, तो इनका योग कितना आएगा, 60 आएगा। तो कहने का मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा माध्यिका से ज्यादा ही आएगा। माध्यिकाओं का योग कभी भी भुजाओं से ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। माध्यिकाओं का योग उसके परिमाप से छोटा होता है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तो माध्यिकाओं का योग कभी भी परिमाप से या त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से हमेशा कम रहेगा। ये इस पॉइंट में बताने को आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, 1:2 कर दिया, ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है। ठीक तो है भाई, जो शीर्ष से स्टार्ट होगा ना वो 2 रहेगा, और केंद्र से इधर तक जाएगा तो ये 1 रहेगा। शीर्ष से स्टार्ट होगा तो 2, यहां से यहां तक 1, शीर्ष से स्टार्ट होगा तो 2, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 1। ये ठीक तो है, ठीक है। ओके, आप तो केवल अभी याद रखिए, जहां जरूरत होगी समझेंगे, ऐसा क्यों का जवाब अभी आपको नहीं मिल सकता, है ना। चलो क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा त्रिभुज क्या होता है ना। त्रिभुज में फिर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बाहर बनने वाला कोण हमेशा अंदर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हमने एक बात और नहीं करी है कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग, है ना, कोई भी त्रिभुज है, अगर उसके बाह्य कोणों का योग आपसे पूछा जाए, वैसे तो आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि त्रिभुज के तीनों एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोणों का योग 180, लेकिन त्रिभुज के बाहरी कोण, मान लीजिए इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें, इस भुजा को आगे बढ़ा दें, है ना, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ा दें, और इसी प्रकार इसको आगे बढ़ा दें, तो यहां पे एंगल x बनेगा, यहां पे एंगल y बनेगा, यहां पे एंगल z बनेगा। तो ये जो x प्लस y प्लस z होंगे ना, इनका योग 180 आएगा, सॉरी 360 आएगा। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का योग कितना आएगा, 360। त्रिभुज के तीनों अंदर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, और त्रिभुज के बाहर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 360 होता है। और अच्छी बात यह है कि ये सबके लिए है, आपसे बाहर हमेशा एक्सटर्नल एंगल्स, बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 होगा, वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो, है ना। कोई भी 2
या तीन या तीन से अधिक घिरी हुई कोई भी भुजा वाली आकृति है, बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 होगा। आपसे बोले त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग बताओ, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का बाहरी कोणों का योग बताओ, एक्सटर्नल एंगल्स का सम बताओ, 360। पंचभुज है ना, जिसको हम बोलते हैं पेंटागन, तो पंचभुज के सभी बाहरी कोणों का योग बताओ, 360। षटभुज हेक्सागन, षटभुज के सभी बाहरी कोणों का योग बताओ, तो उसका भी कितना होगा? एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक मान लो इधर, तो सभी बाहरी कोणों का योग उसमें भी कितना होगा? उसमें भी 360 होगा। तो कोई भी आकृति हो, याद रखिएगा, बहुभुज में बताऊंगा, ये बहुभुज वाला पार्ट है, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360। इसके बाद हमने पढ़ा बाहर बनने वाला कोण, ये हमने देख लिया। किसी भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। फिर हमने देखा त्रिभुज की पहचान, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ये यहां पे हमें एक बात और जरूर कर लेनी चाहिए, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके सभी कोण, न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, 0 से ज्यादा 90 से कम, उसको न्यून कोण बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, वो आपका समकोण त्रिभुज होता है, पता है आपको। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। फिर से क्या बोला मैंने? अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम है, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। किसी त्रिभुज का सिर्फ एक कोण 90 अंश का है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम है, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये बात आपको पता थी, हमने कोण में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन त्रिभुज में क्या होगा ये चीज हमने समझी। फिर आपको पता है अगर किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटा कोण है तो सामने की भुजा सबसे छोटी। ठीक है, फिर हमने माध्यिका से स्टार्ट किया। माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे जाके मिलती है। ये माध्यिका की खास, बना भी सकती है नहीं भी बना सकती है ना, फिक्स नहीं है कि वो हमेशा बनाएगी। फिर हमने देखा कि अगर केंद्र की तीनों जो सेंट्रॉइड होता है, फिर इसमें आपसे क्या कहा गया कि ये हमेशा अभी तक बातें करी है, बताइए। ठीक है, एक मिनट भाई जरा, थ्योरम है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे अपोलो नियम प्रमेय, अपोलो नियम प्रमेय, अपोलो नियम थ्योरम। ठीक है, ये क्या होती है? आपसे कभी माध्यिका की लंबाई पूछी जाए कि माध्यिका की लंबाई क्या होती है, उसके लिए ये एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि मैं आपको अलग से बना के बताता हूं, इससे आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। अलग से मैं बनाता हूं, इसको समझना आप। ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यहां पे हम इसके मिड पॉइंट पे मिला देंगे। इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने ए नाम दिया, इधर बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और एडी यहां पर क्या है? एडी यहां पे माध्यिका है। ये जो ए से लेकर डी तक है, ये क्या है? यहां पे माध्यिका है। तो अपोलो नियम जो है एक प्रसिद्ध फेमस मैथमेटिशियन, और भी कई सारी थ्योरीज इन्होंने अलग अलग दी हुई है, तो इन्होंने एक नियम बना के गए हैं। क्या है वो नियम? अपोलो नियम थ्योरम जो है, इन्होंने माध्यिका की लंबाई निकालने का एक सूत्र बना के गए हैं, जो कि क्या है? AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर या AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा, और यहां पे आप BD की जगह CD भी ले लो, एक ही बात है, क्योंकि BD और CD क्या होती है? बराबर होती है। तो कभी आपको माध्यिका की लंबाई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो और माध्यिका की लंबाई अगर निकालना है, तो इस सूत्र से निकालते हैं, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर होता है डबल के किसके? AD का वर्ग प्लस BD। आपको पता है ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप फॉर्मूले में BD ले लो या CD ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस थ्योरम को, इस नियम को बोलते हैं अपोलो नियम थ्योरम, अपोलो नियम प्रमेय। ठीक है, क्लियर है? ओके, माध्यिका
माध्यिका एंगल को डिवाइड नहीं करती है, माध्यिका कोण अर्धक का काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन फिक्स नहीं है ना। तो माध्यिका कोण अर्धक का काम नहीं करेगी। एक समबाहु त्रिभुज है, उसको छोड़कर सब में नहीं करेगी। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। ओके, अब सुनिए आगे। एक ही त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री पर काटती हैं, ये सब याद रखने की चीजें हैं, आपको इनको सबको रट्टा मारना पड़ेगा। ये आपका एक त्रिभुज हो गया और इसकी अगर दो माध्यिकाएं हैं, है ना, एक को ए नाम दे दिया, एक को हमने बी नाम दे दिया, एक को सी नाम दे दिया। ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, मतलब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। मान लीजिए एक माध्यिका ये है और एक माध्यिका आपकी ये है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये आपकी, इसको हम फिलहाल M1 नाम दे दें और इसको हम M2 नाम दे दें। केवल दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 5 टाइम्स होगा BC के स्क्वायर के। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा, है ना, कि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही है। आपको दो भुजाएं या तीन भुजाएं में से कोई दो भुजाएं देंगे और तीसरी भुजा पूछेंगे, तब आपको याद आएगा कि AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर जो है वो 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के बराबर होगा, BC स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यदि समकोण त्रिभुज हो और दो माध्यिकाएं CN और AM दी हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला सूत्र आपका लगेगा, ठीक है। ये आपको फिर एक छोटा सा नियम याद रखना है। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का। वैसे ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, पर फिर भी है तो इनको समझ लो। इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, है ना। और यहां पर आप दो भुजाएं बनाएंगे। क्या बोला है? दो माध्यिकाएं हैं CN और AM, है ना। CN मतलब आप C से लोगे N तक, तो C से आप इसको मिला दो यहां तक, यहां पे इसने टच कर दिया। और A से लेकर M तक, A से एक माध्यिका ले लो, इसको यहां ले लो, इसने यहां टच कर दिया, तो इसको आप नाम देंगे M, इसको नाम देंगे आप N। तो अगर समकोण त्रिभुज के अंदर दो इस प्रकार की माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये उनका सूत्र लगेगा, ठीक है। AM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, A से लेकर M तक का स्क्वायर प्लस C से लेकर N तक का स्क्वायर बराबर होगा 5/4 AC स्क्वायर के। 5/4 AC स्क्वायर के ये बराबर होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल से माध्यिका आप नहीं निकाल सकते, फॉर्मूले से वहां पे, है ना। चलो इनको आप छोड़ो, ये दो पॉइंट्स को तो आप रहने दो, इनको तो मैं हटा देता हूं। फिर किसी ने आप में से पूछा था कि सर माध्यिका अगर दी हुई हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये उसका सूत्र है, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये उसका सूत्र है जो याद रखने में आसान ही लगेगा। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है। SM का मतलब क्या है? पहले आप निकालोगे SM मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियंस, है ना, माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप, माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप। तो ये क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। जैसे हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल में निकाला है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका पहले S आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, फिर उसमें से ये M भी यहीं पर आएगा ना, नीचे आएगा, यहां पे, यहां नहीं आएगा, ये यहां से हटेगा और नीचे जैसे आगे लिखा है ना वैसे लिखा आएगा, ये यहां पे आएगा, ठीक है। बस इसके आगे 4/3 लगेगा, बाकी सेम जैसा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते थे उसी तरीके से आप यहां करेंगे, हीरोज फॉर्मूला जैसा है ये, ठीक है। तो याद रखिए, अगर तीनों माध्यिकाएं दी हुई हैं तो आप हीरोज फॉर्मूले के तरीके से तीनों माध्यिकाओं से क्षेत्रफल निकालेंगे, बस आगे 4/3 लगा देना, ये आप ध्यान रख लेना। तो इससे आप निकाल सकते हो। SM का मतलब होता है अर्ध परिमाप, तीनों माध्यिकाओं को जोड़कर उसका आधा करोगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा और आप इससे आंसर ला सकते हो। क्लियर है? यस, ओके। चलिए, तो फिलहाल हम यहीं पे रुकेंगे। उम्मीद है आज के लिए इतना डोज काफी होगा।